वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। अपने दूसरे दौर को संभालने के बाद ही 100 दिनों में मोदी हुकूमत क्या करेगी, इसके लिए 100 दिन का एजेंडा तय करके काफी कुछ साफ भी कर दिया था। पीएम मोदी की दूसरी मुद्दत-ए-कार के पहले 100 दिन ऐसे वक्त में पूरे हो रहे हैं जब कई तारीखी फैसले लिए गए हैं जिनका मुल्क और दुनिया पर बड़ा असर पड़ा है। इन हुसूलियाबियों में आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, रोड सेफ्टी एक्ट, दहशतगर्दी पर लगाम और बैंकों का विलय जैसे कई तारीखी और अहम फैसले शामिल हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि अगले 100 दिनों के लिए क्या एजेंडा, क्या क्या चैलेंजेस हैं, यह भी देखना समझना जरूरी है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। और पहले एक दौर चलता था, एक वक्त होता था जिसमें कि कोई हुकूमत अगर बनती थी, भारी अक्सरियत के साथ बनती थी, तो कुछ महीने का तो एक हनीमून पीरियड हुआ करता था और ये मानकर चला जाता था कि अभी तो चीज़ों को समझा जाएगा, देखा जाएगा, जाना जाएगा और बहुत ये खास उसे एंजॉय वाला वक्त होता था। लेकिन 2014 में वजीर आजम मोदी ने जैसे ही क़यादत ली, उसके बाद ये हनीमून पीरियड जैसी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आने लगी और तब से समझ में आ गया कि ऐसा कुछ अब यहाँ तो कम से कम नहीं चलने वाला है। तो मोदी 2.0 में जब इस दूसरे दौर का आगाज हुआ तो उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ यहां पर काम करते दिखाई दिए वो और बड़े फैसले लिए गए। और उसका एक बड़ा प्रमाण, उसका एक बड़ा सबूत तो यह है, हाल ही में खत्म हुआ जो बजट सत्र है, सबसे प्रोडक्टिव संसद सत्र के तौर पर यह जाना जाएगा। बड़े बड़े फैसले इस दौरान हुए हैं। तो आइए उन तमाम चैलेंजेस पर भी बात करते हैं और जो कुछ हुआ है इन 100 दिनों में, गुज़िश्ता 100 दिनों में, उस पर बात करने की बहुत जरूरत, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि बरसों से नहीं हुआ था। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, मैं उनका तारुफ भी आपसे करवाना चाहूंगा। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय कौमी कन्वीनर मोहम्मद अफजाल साहब, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। खैर मकदम है, स्वागत है आपका। तो मैंने अपने साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा साहब को भी जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार हैं और आंकड़ों पर बात करते हैं। जब आंकड़ों की बात होती है तो मैं उनको हमेशा अपने साथ रखता हूं, तो इस 100 दिनों की बात करने के लिए उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता था। साथ में मैंने अपने साथ प्रोफेसर सीमा सिंह साहिबा को भी जोड़ा है, बहुत ही सुलझी हुई राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक अगर हम देखें चीज को, अगर आपको बहुत बेहतर तरीके से डीपली समझना है तो सीमा जी उसको बेहतर तरीके से समझा पाती है। स्वागत है आपका। हमने अपने साथ संजीव कौशिक जी को भी रखा है, सियासी तज्जियाकार हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, कुछ अंदाज तंजिया भी रहता है, आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं, उनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे। और हमारे साथ हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नौजवान लीडर शिवम त्यागी साहब। शिवम जी अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और इनकी पार्टी का, इनकी हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए जो जिस अंदाज में अपनी बात रखते हैं वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। तो बहुत अच्छा पैनल है, आइए हम इस पर बात करेंगे। सब तरह की बातें होंगी। तो अगर मैं सबसे पहले सीमा जी आपके पास आऊं और आपसे जानने की कोशिश करूं कि दूसरे कार्यकाल की बात करें, दूसरे मुद्दत-ए-कार की बात करें मोदी हुकूमत के, तो संसद के सत्र का जो कामकाज का रिकॉर्ड बना, इसकी झलक कहीं ना कहीं वहीं से दिखाई दे गई थी कि जिस तरह से ये बजट सत्र चला तो ये समझ में आ गया था कि आगे बहुत कुछ खास होने जा रहा है, जैसा कि ये सत्र ही था। कैसे आंकेंगी इन 100 दिनों को? देखिए इमरान भाई, अगर आप मोदी सरकार से पहले की सरकारों को देखिए, चाहे वो बीजेपी की ही पहले की सरकारें रही हों, 100 दिन का एजेंडा सेट करना किसी भी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए ये कोई एक आसान डिसीजन नहीं होता। जब आपने 100 दिन का टारगेट लिया और 100 दिन के बाद आपने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा कि हमने 100 दिन के अंदर ये काम किए हैं। 100 दिन के अंदर अगर आप भाजपा सरकार की उपलब्धियों को देखें, जैसे अभी आपने बताया क्या ये प्रूव्ड ही है कि सबसे ज्यादा ये फ्रूटफुल सेशन रहा है पिछले कई सालों का। तो ये जो सेशन रहा है, इसमें इस सरकार ने समाज के लगभग हर तबके को छूने की, उसकी जरूरतों को, राष्ट्रीय मुद्दों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, बच्चों को, हर चीज पे सरकार ने न केवल बहुत ही पॉजिटिवली और सक्सेसफुली अपना कदम बढ़ाया है, बल्कि आगे आने वाले समय में गवर्नेंस को कितने एग्रेसिवली पुश करने वाले हैं उसका भी इन्होंने क्लियर कट एक हाईलाइट दे दी है। क्योंकि पहले 100 दिनों में इस तरीके का काम करना न केवल काबिले तारीफ है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि ये एक
आश्चर्यजनक चीज है। जब एक सरकार जो नई चुनी हुई आई है उसने 100 दिन में किसानों के लिए भी काम किया, मजदूरों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी काम किया, व्यापारियों के लिए भी काम किया, पॉक्सो भी लेकर के आए, ट्रिपल तलाक बिल लेकर के आए, 370 जैसा मुद्दा जो कि इतने सालों से पेंडिंग था, जिसपे कोई सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं थी। किसी को लग रहा था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको छूना ही अपने आप में बहुत खतरनाक हो सकता है। धमकियां ऐसी मिलती थी कि अगर ये हुआ तो तिरंगे को वहां उठाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल। और आप देखिए आज कहां गए वो धमकी देने वाले, पता ही नहीं चल रहा है। और इतना स्मूथ ट्रांजिशन किया इन्होंने, जो 370 को जिस तरीके से हटाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ये काबिले तारीफ है। आप देखिए पूरे भारत में कहीं पे कोई शोर शराबा नहीं है, आतंकवाद की कहीं कोई घटना नहीं है, तो चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, सॉवरेनिटी का इश्यू हो, नेशनल इंटीग्रिटी का इश्यू हो, मेरे हिसाब से सरकार हर मुद्दे पर सफल रही है। और चाहे अभी हम लोगों ने देखा कि नए ट्रैफिक रूल्स आए, अभी आपने कल दिल्ली का आंकड़ा देखे, 70% चालान कम हो गए हैं। चाहे ये बैंकों का मर्जर रहा हो, ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा ऐतिहासिक कदम है, स्पेशली उस समय। इस तमाम चीजों पर तफसील से बात करने के लिए आ रहा हूं। मेरे पास सारे मैंने लिख रखा है, ये पूरे जितने भी ये 100 दिनों में काम हुए मेरे पास भी है, उस पर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा बात हो। मैं जरा मोहम्मद अफजाल साहब के पास आना चाहूंगा। सदियों से, मैं कह रहा हूं सदियों से अफजाल साहब, मुस्लिम खवातीन को जिस बात का इंतजार था इस हुकूमत के पहले ही दौर में, पहले 100 दिनों के दौर में, उसको हमेशा हमेशा के लिए उस पर एक नया कानून बना दिया गया। और 80 की दहाई में जब शाहबानों का मामला हुआ था, उसके बाद कानून में बदलाव की जो जरूरत महसूस की जा रही थी, उसको बदल करके एक अकलियतों को भी, बिलखुसूस मुसलमानों को, बिलखुसूस खवातीन को एक मैसेज दिया गया है कि जो वादा किया था उसको निभाया और उनकी जिंदगी किस तरह से बदली है। क्योंकि आप लोगों ने भी उसमें बड़ा काम किया है और आप लोगों को भी समाज की तनकीद का, सो कॉल उलमा हजरात का, सो कॉल मुल्ला हजरात का सामना करना पड़ा था। यकीनन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने 2007 से इस मौजू को लिए, इस विषय के ऊपर हमने, क्योंकि हम समाज के उस तबके से आते हैं जहां पर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तलाक की प्रॉब्लम्स है, इसका हमारा सीधा आमना सामना होता है। और हमने जब ये सब चीज़ें रखी थी, तो हम जब भी सरकार आई और हमने इस बात का कहा कि ये चीज़ जो है, हमें ट्रिपल तलाक, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ा जुल्म है और इसको किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर कानून आना चाहिए। और हम लगातार 2007 से इसके ऊपर जद्दोजहद कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम जगह जगह गए और जाने के बाद हमने उलमा हजरात से और हर सेक्ट के उलमा हजरात से हमने इसके ऊपर बातचीत करी। वो पर्दे के पीछे जो वो बाद में कहते हैं कि भाई आप लोग ये जो कर रहे हैं, लेकिन ये होगा मुमकिन कैसे है? क्योंकि आप ये समझ लीजिए, सिर्फ एक सेक्ट है मजहब इस्लाम में, सिर्फ एक सेक्ट है हनफी, और वो हनफी सेक्ट वाले ही इंस्टेंट ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत को, जो एक साथ जो तलाक दी जाती है, उसके हक में है। बाकी इसके अलावा जितने भी सेक्ट है वो सब इसको नहीं मानते। 22 से ज्यादा मुल्क जो है, मुस्लिम ममालिक जो है, उसमें ट्रिपल तलाक का कानून इसके ऊपर बन चुका है। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हम जहां पर ये समझ लीजिए कि हमें सबसे पहले होना चाहिए। अफजाल साहब, जो विपक्ष का रवैया था अपोजिशन का, उसके बावजूद भी इस हुकूमत ने जिस ढंग से इस काम को किया है, उसको कैसे देखते हैं? एक बात, तमाम दबाव थे। आप ये देखिए, बार बार लोकसभा में बिल पास किया, ऑर्डिनेंस लाकर उसको, क्योंकि राज्यसभा में हमारी पास, सरकार के पास वो ताकत नहीं थी जिससे उस बिल को पास कराए। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत आई, मंजर आम पे आई, 2019 की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जैसे आई, और उसने आते ही सबसे पहले, मैं तो उनको सलाम करता हूं इस बात को लेकर, हमारी जो देरीना एक शिकायत थी और एक हमारी जो जुस्तजू थी, और आज देखिए जी, आज कौन से मुसलमानों के उसके ऊपर फर्क आ गया। आज पूरे ट्रिपल तलाक, आज मुसलमान बहनें जो है ना, इसके लिए दुआएं मांगती हैं कि इस सरकार ने जो काम किया, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। और बड़ी बात तो यह है कि राज्यसभा में अक्सरियत न होने के बावजूद वहां से पास करा। कांग्रेस इसको कहते हैं उसूलियाबी और विल पावर, इच्छा शक्ति। बिल्कुल। क्या ये इच्छा, सर आ रहा हूं, क्या ये इच्छा शक्ति है संजीव जी? क्या ये हुकूमत की साफ शफाफ नियत का सबूत है? क्या हुकूमत ने जो 100 दिनों में कर दिखाया है उससे खाका तैयार होता है अगले 100 दिन, उसके अगले 100 दिन, या फिर पूरे 5 साल किस तरह से आगे बढ़ेंगे? हर महीने आपको कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग जो था आज तक, उसका हल देखने को मिलेगा, क्या आपको लगता है? इमरान भाई, तलाक़े बिद्दत की बात यदि आप सरकार के खाने में डालते हैं और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में डालते हैं, तो यह क्यों भूल जाते हैं कि उसके साथ साथ विपक्ष भी उस समय आपके साथ साथ खड़ी थी। यदि विपक्ष खड़ी थी तो आप सरकार
आप सरकार के नीतियों के बारे में बता रहे हैं और उसके बारे में विपक्ष खड़ी थी, विपक्ष खड़ी थी, पर विपक्ष का मौकिफ क्या था वो सारी दुनिया ने देखा है सर। नहीं, आपने यदि ये उपलब्धि बताई तो साथ साथ यह भी आप इसमें जोड़ रहे हैं कि साथ साथ सारे लोग खड़े थे और राज्यसभा में भी बहुमत ना होते हुए भी सारे लोग खड़े थे और ये पास हुआ। जाहिर सी बात है कि वो लोग भी आपके पक्ष में थे। कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी जिसके वजह से चाह रहे थे, विपक्ष भी चाह रहे थे और आज भी हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि कुछ त्रुटियां थी जिसके बारे में चर्चा करी जा रही थी। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि यह कानून बहुत ही जरूरी था और हिंदुस्तान के खास करके उन अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए या उस बाप के लिए जिसके घर में बेटियां हों उनके लिए बहुत जरूरी था। आप ये चाह रहे थे कि अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस इसको ऐसे लटकाए जैसे शाहबानो के मामले में उसने बड़ा अन्याय किया था, नाइंसाफी की थी एक तबके के खिलाफ और दूसरे तबके को एग्रेसिव बना दिया था। आप ये चाह रहे थे कि वही हो जाता, मतलब कांग्रेस ये चाहती है कि वही होता रहता या ऐसी लटका रहता। आज भी लटकाने की बात नहीं कर रहे, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम तो स्वागत कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हम स्वागत कर रहे हैं और इनका जो ये मानना था ना कि इसमें जो ये सरकार ने जो दंड का जो इसको अपराध में रखा है, इसमें जो उसको रखा है, तो ये नहीं रखो। अगर जिस चीज के अंदर कानून वो फिर किस बात का, अगर उसके अंदर सजा ना हो, अगर ये सजा रखी है। आप ये देखिए, जब ये तलाक बिद्दत जब मंजर आम पे आया था आज से 1400 साल पहले, जब हजरत उमर फारूक के जमाने में, तब भी 50 कोड़े जो है सजा दी गई थी। आज के जमाने में कहां 50 कोड़े? मतलब आपके मुताबिक और जोड़ देना चाहिए थे इसमें, 50 कोड़े भी जोड़े जाते तो संजीव जी को शायद राहत मिलती। आप जोड़े उसमें जो भी इस तरह का अपराध करे उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में हूं। ये बहुत ही घिनौना था और मैं समझता हूं कि तहे दिल से स्वागत करनी चाहिए। लेकिन आप बीते 100 दिनों की बात यदि कर रहे हैं, चर्चा उस पर कर रहे हैं, तो केवल और केवल उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको आप पीछे छोड़ दे रहे हैं। एक सत्र में 36 बिल पास करा दिए, संसद की संस्कृति बदल के रख दी। मैं मानता हूं ना, मैं मानता हूं। लेकिन यह भी आप मानिए कि जनता के जो सरोकारी मुद्दे थे, किस तरह से उस सरोकारी मुद्दे को आपने डाइवर्ट कर दिया, साइड लाइन कर दिया। कैसे? हमने कहा कि 370 की बात हो या 35A की बात हो, बहुत अच्छी बात है। तरीके पे फिर यहां भी हम तरीके पे आपके हटाने के तरीके पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आपने कुछ नहीं बताया उसके बारे में। नतीजा यह हुआ कि आप एक तरह से इसको विरोध में आप ले जाके खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस को, पाकिस्तान को, अलगाववादियों को सबको बिठाते, उसके बाद बताते और उसके बाद हटाते। मैंने कब कहा? तो किसको बताएं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं किसको बताने की बात? हम जिस जमहूरियत, कश्मीरियत और जम्मू कश्मीर की जनता की बात कर रहे थे, कम से कम इंसानियत की तो बात कर लेते ना। क्या इंसानियत की बात नहीं हुई? ये उससे नहीं, संजीव जी आप हमें ये बताइए, इंसानियत की बात कर रहे थे। जब आप एडामेंट हैं, आप जैसे अलगाववादी एडामेंट हैं, बात करने के लिए राउंड टेबल पर आ ही नहीं रहे हैं। 70 साल से बात ही तो की जा रही थी। 35A और 370 से आजादी हमें चाहिए थी, आपको चाहिए थी या जम्मू कश्मीर की जनता को चाहिए थी? जम्मू कश्मीर की जनता को चाहिए थी ना, तो कहीं पूरे देश को चाहिए थी। आप जम्मू कश्मीर को अलग तरह से मत देखिए। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। गलत नहीं, गलत तरीके से आप अपनी बात सुन लीजिए। ये मैसेज दूर तक जाता है। आपसे जवाब लूंगा, दूर तक जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले उनके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए थी। आपने किसी एक कश्मीरी वहां के भाइयों के चेहरे पर मुस्कान के साथ पहले दिखाना चाहिए था। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स से मिलाता हूं। अरे 100 बार मैंने अपने टेलीविजन चैनल पर दिखा दिया मुस्कुराते हुए चेहरे, मैंने दिखा दिया उनकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल रही है। संजीव जी, क्या दिल्ली में बैठकर कश्मीर की बात न करिए। कितनी बार आप कश्मीर गए? चलिए, राहुल गांधी जी की तरह और भी के साथ आ रहा हूं। 70 साल में कभी नहीं गए। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। देखिए सर, ये बड़ी हुसूलियाबी नहीं है संजू जी, लोगों से पूछ के करना था, सब बता के करना। इमरान भाई, खरबाजों को भी बिठा के करना था। मैं इनके प्रश्न का उत्तर इनसे प्रश्न पूछ कर देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, संजू जी हमें आप ये बताइए किससे बात किया जाता है? नंबर 1, बात उससे किया जाता है जो बात करने लायक होता है, समझने लायक होता है। हमारे जितने भी कश्मीर के नेता थे उन सबका सॉफ्ट कॉर्नर था टेररिज्म के लिए। आप भूल गए वो दिन जब वानी साहब को फांसी दी गई थी और क्या आलम था, कितने दिन कर्फ्यू लगा रहा अलगाववादियों के कहने पर। आज तो कम से कम प्रिवेंटिव मेजर लिया गया है। डिटेंशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव होता है आपने क्राइम कर दिया उसके बाद सजा दी जाएगी, प्यूनिटिव होता है
यू माइट कैन कमिट अ क्राइम, तो रोकने के लिए क्यों ना अंदर किया जाए, किससे बात किया जाए। सुनिए संजीव जी, सुनिए, तो आप लोकतंत्र की बात करते हैं। 70 साल में लोकतंत्र कहां चला गया था आपका? 70 साल में लोकतंत्र कहां चला गया था? 1987 के पहले, 1987 के पहले, सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को, मैंने आपकी बात को बहुत ईमान से सुना। 1987 के पहले कोई एक डिबेट नहीं, कोई एक स्टेटमेंट नहीं धारा 370 के लिए, और अब 370 के लिए आपका प्यार उबलने लगा। संजीव जी हमें एक बात का उत्तर दे दीजिए। संजीव जी, अरे संजीव जी एक बात का उत्तर दे दीजिए। अरे संजीव जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। संजीव जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। 370 की हेडिंग क्या थी? टेम्पोररी, ट्रांजिएंट, यही लिखा है ना कि परमानेंट लिखा है। हटाया जाना चाहिए 370 पर और बात करें। अरे भाई सुनिए इमरान भाई मैं इनका जवाब देता हूँ। जल्दी। अरे भाई आपकी ही कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने वहां पे वजीर आजम का पद खत्म किया। आपकी ही कांग्रेस की सरकार थी जिसने 1965 में गुलजारी लाल नंदा साहब को यह कहना पड़ा जब 12 कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा कि नहीं रुकिए, मामला गंभीर है, हम इस पर विचार करेंगे। आपकी ही सरकार थी, नेहरू जी ने कहा था कि 370 वो आर्टिकल है जो घिसते घिसते घिस जाएगा, तो क्यों नहीं घिसा? तो कभी क्यों मना ही नहीं उसको और किया। मजबूत किया गया? बात सुनिए कह रहा हूं, मैं आप तरीके की देखिए बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम वो तरीका सही नहीं था। प्रॉब्लम है हटा देती। 70 साल इसी की जो तरीके से समस्या है, 70 साल की जो समस्या है, तो लोग जानते हैं संजीव जी, ठीक है सर, विशाल जी नहीं जाएगी। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है संजीव जी, शांत होने में समय लगेगा। संजीव जी आप कोऑपरेट करें, ठीक है, जनता को ठीक है सर। और भी मुद्दे मुद्दे इस पर, इसके अलावा और भी मुद्दे। संजीव जी, देश की जनता जानती थी ना कि कांग्रेस ऐसे ही तरीके अपनाएगी, ऐसे ही ढुलमुल रहेगी, इसलिए तो नहीं चुना, इसलिए तो नहीं चुना, सिमटा कर रख दिया, सिमटा कर रख दिया सर। क्या आप भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत का चुना। जिस तरीके से 370 लाया गया था संजीव जी, उसी तरीके से 370 को हटाया गया। 100 दिनों में एक तरह से देखें तो हम ताबड़तोड़ काम हुआ दिखता है। अब संजीव जी उसको अप्रिशिएट करें या ना करें वो उनका मौक़िफ़ हो सकता है, मैं उनकी भी कदर करता हूं, लेकिन अगले 100 दिनों के लिए भी अब चैलेंज है, क्योंकि एक बार उम्मीद बंध जाती है। ऐसा लगता है कि इतने चैलेंजिंग काम हो गए और एकदम शुरुआती दौर में, तो अगले 100 दिनों की उम्मीद बनेगी, उसके अगले 100 दिनों की उम्मीद बनेगी। आवाम को क्या भरोसा देंगे और कोई इशारा दीजिए कि आगे क्या? देखिए, 7 दशकों के इतिहास में आजादी के बाद से मैं दावे के साथ कह सकता हूं और बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि 100 दिनों में, पहले 100 दिनों में इस देश में किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना इस सरकार ने किया है। जितनी भी उपलब्धियां हैं वो तमाम इस देश की जनता के सामने हैं, और जिस तरह का बहुमत इस समय डिबेट पर भी हम लोगों को मिल रहा है, मैं आशा करता हूं आगे भी इसी तरह से हमें बहुमत मिलता रहेगा सभी चुनावों में, और हम इसी तरह से बड़े बड़े कामों को, चाहे वो जो भी हो, उसको करते रहेंगे। 370 की जहां तक बात की, छोटा सा 10 सेकंड उस पर चाहूंगा। देखिए, 370 को तरीका आपका क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये सबसे जरूरी चीज थी कि आपने आज तक इसके लिए किया क्या। बातों में, मीडिया में बयानबाजी करने से और गुलाम नबी आजाद की वो सारी स्टेटमेंट इस देश की जनता ने देखी है, तो आप उसको आने वाले 100 साल तक भी हटाने वाले थे, ये देश की जनता इस बात पर डाउट करती है। तो टेक्निकली आप तो नहीं हटा सकते थे, हमने हटा दिया। अब आ जाते हैं कार्यशैली पर। इस देश में 2014 से पहले अगर कोई जमात थी जिसको ये कहा जाता था कि ये सबसे कम काम करने वाले लोग होते हैं, वो होते हैं नेता। अब देखिए, इस देश में पहली बार इस सत्र में ऐसा हुआ कि रात के 2 बजे 3 बजे कांग्रेस के और कुछ विपक्ष के नेताओं का वॉकआउट इसलिए हुआ कि काम बहुत ज्यादा हो रहा है, साहब प्लीज अब छोड़ दीजिए, बाकी का कल कर लेंगे। 281 घंटे लोकसभा चली इस बार, 36 बिल्स पास हुए, कभी नहीं हुआ 7 दशक में ऐसा। तो जाहिर बात है आज इस देश के जो लीडरशिप है, जो नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को देखकर इतने प्रभावित हुए हैं और काम कर रहे हैं। खासतौर पे जहां विपक्ष, कांग्रेस जैसे लोग जो 2-2, 3-3 महीने के लिए पता नहीं कहां चले जाते हैं, उनके फ्लोर ऑफ द हाउस पुराने लीडर, अब वो भी काम कर रहे हैं। मतलब इससे बेहतर इस देश में क्या हो सकता है कि राहुल गांधी भी काम करने लगे। दूसरी बात, अगर हम और चीजों की तरफ देखें, बड़े बड़े मुद्दे हमने सुलझाए, छोटी छोटी चीजों पर भी हमने काम किया,
सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जल शक्ति मंत्रालय हमने बनाया जो आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इनका निवारण कांग्रेस ने कभी इन चीजों के बारे में अन्य सरकारों ने बड़ा सोचा भी चैलेंज नहीं। संजीव जी क्या हो सकता है? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी सोचा काम भी कर नहीं रहे है। हैं। मैं कहता हूं राहुल गांधी संजीव जी सुना आपने? बिल्कुल सच्चाई है, वो उनको पता है। क्या देखिए, कहेंगे? संजीव जी इसमें की भी बात कर लें, बिल्कुल मॉब लिंचिंग की बात, इस देश में आप कहते हैं ना, अब मैं बिल्कुल बता देता हूं, अब जवाब ले लीजिए ना। मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं आप इसको समझ लीजिए। कांग्रेस की तो बहुत ही एकता वाली सरकार थी ना, हिंदू मुस्लिम सिख एकता वाली, बावजूद उस सरकार के 1985 में सेंट्रल दिल्ली में 5000 सिखों को आपने इकट्ठा करके मार दिया। ये थी आपकी हिंदू मुस्लिम एकता। 1990 दिसंबर में आपने 5 लाख कश्मीरियों को भगा दिया। वो मॉब लिंचिंग नहीं थी आपकी। मॉब लिंचिंग नहीं है। आप मॉब लिंचिंग नहीं पार्टी के कार्यकाल में और दूसरी चीज आप जिस मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, क्योंकि एकमात्र वही आपके पास एजेंडा रहा है, जितने भी केसेस इन्वेस्टिगेट हुए हैं उनमें से करीब 70% केसेस की तो रिपोर्ट आपने देखी है कि कहां किस तरह से उस चीज को आगे बढ़ाया गया है, और केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन हुई है वो झूठे पाए गए हैं। मैं कहता हूं ये एक सामाजिक कुरीति है। मैं कहता हूं ये सामाजिक कुरीति है। मैं अकाली दल ने कहा है सोनिया गांधी जी उनको हटाएं। मैं कहता हूं हटाएं क्योंकि वो उस मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, ये इल्जाम लगाया अकाली दल। देखिए जाहिर बात है, कमलनाथ जी का क्या आज स्टेटमेंट नहीं पड़ा आपने? आज ने रीसेंट स्टेटमेंट है, एक मॉब को वो लीड कर रहे थे रकाबगंज गुरुद्वारा में, बाप बेटे को एक साथ जलाकर मारा, सबको पता है ये चीज। जगदीश टाइटलर को कितने सालों से केस चल रहा है और उनके बाद आज भी क्या स्टेटमेंट है? अगर कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, आपने क्या किया उसके लिए? और यहां देखिए चिदम्बरम साहब अभी कहां है। ये भी एक बहुत बेहतर बात है कि समय से हमारा चंद्रयान कक्षा में पहुंच गया, उससे समय से पहले एक दिन पहले चिदम्बरम साहब पहुंच गए, और भी बहुत सारी चीजें। शिवम जी, चिदम्बरम साहब को दीवार फांद करके सीबीआई उठाकर ले गई, इस हुसूल याबी को लेकर भी ऐतराज है क्या? ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है। इंडिपेंडेंट इंडिया में 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑफिस दलाली के लिए यूज हुआ है, और एक कानून बनाने वाले को कानून के अंतर्गत लाने के लिए दीवार फाड़कर जाना पड़ा सीबीआई को। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सीबीआई को तो आपने तो अचीवमेंट कह रहे हैं सर, आपने जब चाहा जहां चाहा। संजीव जी वो तो 2009 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, सीबीआई और ईडी की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का आप ही के ऊपर है। देश का एक पूर्व वित्त मंत्री कहां भाग के जा रहा था? तो गायब क्यों हो गए थे? चुपचाप जाके सरेंडर कर देते। अगर ऐसी बात, गेट बंद क्यों करके फोन बंद करने की क्या जरूरत थी? जेड सिक्योरिटी है, जिम्मेदारी बनती है। जब जब बुलाया गया चिदम्बरम, आप मुझे जब नहीं बुलाया गया, 22 बार उनको इंटरिम रिलीज मिला तो वो जाते रहे। जैसे ही 23वीं बार कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज की, गायब हो गए। अगर वो इस देश के इतने जिम्मेदार नागरिक थे और Z+ सिक्योरिटी लेकर वो घूमते थे, तो फोन स्विच ऑफ करने से पहले एक बार इत्तला कर देते किसी को, और भी बेहतर होता खुद ही चले जाते ईडी और सीबीआई ऑफिस को, कहते कि कर लीजिए पूछताछ। पूर्व गृह मंत्री की बात हो या वित्त मंत्री की बात हो, आप ही के यहां से उनको गार्ड मिला हुआ था। बिल्कुल देखिए, हम कहते हैं गार्ड। देखिए क्यों करें सर्च? एक चीज मुझे बताइए, मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर उस 24 घंटे के दौरान वो देश से भाग जाते तो आज बराबर में जो आप बैठे हैं ना मेरे, वही सवाल पूछते हैं आप कि देखिए सरकार की कितना गैर जिम्मेदाराना नीति है। पड़ोसी मुल्क वाली नियम कानून वाली बात, पड़ोसी मुल्क वाले नियम कानून नहीं है, सच्चाई है। अरे कांग्रेस ने कोची को नहीं भगाया था क्या? बताइए आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपका इतिहास रहा है ऐसा। चिदम्बरम की तुलना, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी नीयत और आपके लोगों की नीयत पर सवाल उठा रहा हूं। भोपाल गैस कांड के मुजरिम को किस तरह से निकाला गया था वो भी देखा है। जाहिर बात है, कल अगर चिदम्बरम चले जाते तो पूरा विपक्ष लामबंद होकर कहता कि देखिए सरकार की नाकामयाबी है। ये लाखों मुतासिरों का श्राप है, ये लाखों मुतासिरों का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा चलिए मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अफजाल साहब, एक और काम हुआ है, ये जो इसको भी लेकर बड़ा विरोध हुआ था, कि इसलिए मैं आपके से इस सवाल को पूछ रहा हूं क्योंकि इसको भी ऐसा जोड़ा गया कि मुसलमानों को तंग करने की योजना है। ये यूएपीए को जो तरमीम इसमें की गई, थोड़ा सख्त किया गया, और व्यक्ति नहीं उसको किसी भी जो है व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है, ये साफ तौर पर उसमें क्लियर किया गया, और ये बहुत जरूरी था। लेकिन यहां से जो जवाब आया, चाहे वो ओवैसी हो या दूसरी सियासी जमातें, कि मुसलमानों को फिर परेशान करने के लिए, क्योंकि हार्डकोर हिंदू सरकार है, इसलिए मुसलमानों को हर मामले में तंग करेगी। देखिए अफसोस सबसे बड़ी इस बात का है कि हम आज आजादी के 70-72 साल के बाद भी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं बन सके।
और आज अगर हम लोगों को ये सोचना चाहिए था, आज जो सरकार सोच रही है, जिस पैटर्न पे सरकार चल रही है, उसने हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती, वो सिख ईसाई की बात नहीं करती है, वो हिंदुस्तानियत की बात करती है। और उसने अगर कोई भी कानून बनाया है तो किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं बनाया, किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं बनाया, बल्कि वो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। और अगर कोई भी आदमी इस चीज के ऊपर बात करता है तो समझ लीजिए वो देश का गद्दार है, चाहे वो ओवैसी हो या कोई और भी कांग्रेस का कोई भी लीडर हो। क्योंकि बात यह है कि आज देश की बात है। आज ये देखिए, उससे आज से पहले हम क्या देखते थे कि तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, आज ना खाएंगे ना खाने देंगे। आज और मुसलमान सबसे ज्यादा बदनाम तब होते थे कि यहाँ धमाका हुआ, वहां धमाका हुआ, फलाने पकड़ में आए, ढिमाके पकड़ में आए। पिछले 5 साल में तो मुसलमानों की बदनामी भी खत्म हो गई, बहुत बड़ा कलंक निकल गया। पूरा देश कितने मुसलमानों को आपने अपने यहाँ तरजीह दी है और कितने लोगों को टिकट दिया है और जीत के आए हैं। मुसलमानों के ठेकेदार क्या मुसलमान ही रहेंगे? एक छोटा सा मुसलमानों के ठेकेदार क्या सिर्फ मुसलमान रहेंगे? वो भी दिखाई दे रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस पर बहुत आपने अहम बात की, इस पर भी हम बात करेंगे। सारे मसलों पर मैं चाहूंगा कि इस डिबेट में सब चीज को मैं कवर करूं, सब चीज को छूने की कोशिश करूं।